नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। फ्रेंड्स, नव वर्ष का आगाज बस होने ही वाला है और हम भी तैयार हैं सारे राशि और लग्न वालों के लिए कैसा होगा पूरे साल का प्रेडिक्शन। देखिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल जो किसी का भी आप प्रेडिक्शन देखें तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करता है कि कैसे आप अपने पूरे साल की प्लानिंग करिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ग्रह जो है वो आपके फेवर में होते हैं और कुछ जो होते हैं आपको सपोर्ट देते रहते हैं हर साल, और कुछ जो होते हैं जो कि आपको थोड़े से जिनके लिए आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है। शनि की अढ़ैया का कर्क राशि वालों मित्रों आपका साल है। मानसिक उलझन आपकी में हमेशा बनी ही रहती है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है चंद्रमा। इस साल की शुरुआत भी हो रही है 2 + 2 = 4 बराबर 8। तो इस 8 शनि के नंबर से स्टार्टिंग हो रही है। शनि चंद्रमा का मित्र नहीं है। शनि और चंद्रमा मिलके विष योग बनाते हैं, पर कहते हैं ना कि विष उसके भी बहुत सारे फायदे होते हैं। जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, जो लोग टेक्निकल फील्ड में हैं, उनके लिए जिन्होंने अपने मन को थोड़ा-सा अपने मन को मजबूत किया है या करने की कोशिश किया है, उनके लिए भी शनि और चंद्रमा का योग एक अलग तरह का योग देता है। सबसे पहले कि किसको-किसको ये वीडियो देखना है, तो जिसके भी यहाँ पे लिखा है 4 नंबर तो उसका लग्न है। उसके लिए वीडियो जहाँ भी जिसका चंद्रमा कहीं भी बैठा है और उस वहाँ पे 4 नंबर में 4 लिखा हुआ है, तो आपकी राशि है कर्क। मैं हमेशा से आपको कहती रही हूँ, आपको अपने चंद्र राशि और लग्न दोनों के अकॉर्डिंग अपना वीडियो देखना है, क्योंकि चंद्र राशि आपका आउटर इनर वर्ल्ड है, आपकी फीलिंग है, आपका एक्सप्रेशन है, आपको सबसे पहले आपकी सोच को इफेक्ट करता है। और लग्न आपका आउटर वर्ल्ड है, वो सिचुएशन है जो आपके सामने आएगी और सिचुएशन को आप कैसे लेते हो, दोनों को मिला के ही आपकी भविष्य फल बनता है। अगर आपका राशि और लग्न एक ही है, जैसे कि इस वाली कुंडली में पहला 4 लिखा, चंद्रमा भी मैंने यहाँ बैठाया हुआ है, तो इसका राशि और लग्न दोनों हो गए। तो आपके लिए कर्क राशि और कर्क दोनों है, लेकिन आपका राशि और लग्न अलग अलग भी हो सकता है, जनरली होता ही है। जैसे मेरी राशि कर्क है और लग्न धनु है, और मुझे धनु के ज़्यादा प्रिडिक्शन सूट करते हैं, तो आप दोनों के अकॉर्डिंग ज़रूर देखिए अपना ये वीडियो। अगर एक से आपका बहुत अच्छा आ रहा है, एक से आपका थोड़ा-सा नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों को आप बैलेंस करिए तो आपका एवरेज रिज़ल्ट जाएगा पूरे साल का। दूसरा, अगर दोनों ही एवरेज जा रहा है, तो निश्चित आपका साल भी चलो ठीक-ठाक तो गुज़र जाएगा। दोनों ही नेगेटिव जा रहा है, तो आप थोड़ा और प्रिकॉशन रखिएगा, क्योंकि सुख और दुःख, पॉज़िटिव और नेगेटिविटी, ये तो जीवन के 2 पहलू हैं। कभी कोई ग्रह हमें पॉजिटिव फल देता है, कभी कोई। देखिए, ग्रह कोई भी ना कुछ देता या लेता नहीं है। ग्रह अपनी खुद की एनर्जी रखता है, अपना एक ऑरा रखता है। वो ऑरा आपको कैसे इफेक्ट करता है, ये आप पे डिपेंड करता है। कर्क राशि वालों, शनि के ढैया का अब द्वितीय चरण में आप प्रवेश कर चुके हो। शनि आपके पूरे वर्ष इस बार अष्टम स्थान में बने रहेंगे, जहाँ पे वो पूर्वाषाढ़ा और शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। एक बृहस्पति का नक्षत्र है और दूसरा राहु का नक्षत्र है। तो जब ये बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो आपके लिए थोड़ा-सा राहत की स्थिति बनेगी, क्योंकि गुरुदेव जो है आपका एक यहाँ पर अप्रैल तक रहेंगे और अप्रैल के बाद 1 मई से आपके एकादश स्थान पे गोचर करेंगे। तो जो लोग भी ज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं, रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, किसी भी डीप साइंसेस से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या फिर जो साधना समाधि में लिप्त हैं, उनके लिए बहुत ही हो सकता है कि उसमें वो और ज़्यादा अपनी प्रगति करें। एस्ट्रोलॉजर हैं तो वो और ज़्यादा उनको गेनिंग होगी। इसकी तृतीय दृष्टि आपके कर्म स्थान पे बनेगी, तो आपको ज़्यादा मेहनत कराएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करोगे और आपको अपने कर्म स्थान में डिसिप्लिन मानेगा। शनि की तीसरी दृष्टि जहाँ भी है, वो आपको सचेत करती है कि वहाँ पे अगर आप डिसिप्लिन नहीं हुए तो उसका साइड इफेक्ट आपको मिलेगा। तो मेहनत आपको बहुत कराएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर अपनी सप्तम दृष्टि से अपनी नीच राशि को देख रहा है, द्वितीय भाव को देख रहा है, तो पैसा मिलते मिलते रुक जाना लेकिन फिर आना, मतलब कोई भी चीज़ अगर पैसे की आमदनी आपको सीधे सीधे नहीं होगी। जब तक गुरुदेव यहाँ पे बैठे हैं अप्रैल तक, तब तक तो इनकी 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि से आपको सेव किए हुए हैं और धन की आमदनी बनी हुई है। लेकिन जब गुरुदेव जाएंगे एकादश भाव, तभी भी आपकी आय बढ़ेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ ग्रह हमेशा ही पैसा देता है, लेकिन वहाँ पे चूंकि शनि बृहस्पति की दृष्टि से हट जाएगा तो आपको हो सकता है रुक रुक के पैसा आना,
या आ रहा है जितना उतना चला जाना, इस तरह की स्थितियाँ भी आएगी। तो आपको बहुत सोच समझ के निवेश करना है। और मैं आपको बताती जाऊँगी कि कैसे-कैसे कहाँ पे। फिर आपकी देखिए दशम दृष्टि डालेंगे आपके पंचम स्थान पे। पंचम स्थान पे इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो जो लोग भी आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, जो इंजीनियरिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी, तो उनके लिए अच्छा जाएगा। और बच्चों के भी क्षेत्र में आपका ध्यान आकर्षण कराएगा। लेकिन अगर आपके कोई भी प्रणय संबंधों में हो सकता है थोड़ा बहुत ब्रेक लाने का भी काम करे, तो वो भी आप सचेत हो जाएगा, स्पेशली अप्रैल तक। अप्रैल के बाद तो फिर बृहस्पति देव यहाँ आ जाएंगे, तो सीधे अपनी पंचम दृष्टि डालेंगे, तो वो भी आपके लिए स्थिति सही रहेगी। शनिदेव से थोड़ा सा आपको इस साल जो है कुछ प्रिकॉशंस तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे कर्क राशि वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि सबसे पहले तो हमारी राशि चंद्रमा को इफेक्ट करता है। चंद्रमा हमारा मन है, कहते हैं ना सब कुछ है। अगर हमारे मन का कॉन्फिडेंस ही हिला हुआ है या किसी वजह से हम मन से दुखी हैं, तो फिर सारे चीज़ें हमारे लिए व्यर्थ हैं। बाकी राशियों का जो मैं बाकी राशि और लग्नों का जो मैं प्रिडिक्शन दूंगी, तो मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि लग्न का स्वामी आपका कहाँ जाएगा, तो आपको क्या स्थिति आएगी। लेकिन कर्क चंद्रमा के संदर्भ में ये बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो हमेशा 2 ढाई दिन में अपना घर बदल लेगा। तो फिर वो आप पूरे साल में कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपका चंद्रमा कहाँ रहेगा। जैसे चंद्रमा को आप देखो ना, तो घटता रहता है, बढ़ता रहता है। तो मनोस्थिति भी आपकी ऐसी है। तो इस साल के लिए सबसे बड़ा तो मेरा मूल मंत्र है कि इस साल आपको ना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा संयमित रहने की आवश्यकता है। आपको आवेश में कोई भी डिसीजन नहीं लेने हैं। और एक बात और, कि बहुत ज़्यादा अपनों पे आपको विश्वास जो है, अपनों मतलब मैं माँ बाप की बात नहीं करूँ। कर्क राशि वालों के लिए तो माताओं से भले ही तो उनका वैर भी रहे, लेकिन उनको कभी अपनी माँ का आशीर्वाद से ही वो आगे बढ़ते हैं। तो आप तो उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, अपनों से मतलब किसका बहुत ज़्यादा आपने ट्रस्ट कर लिया। क्योंकि कर्क राशि वालों की विशेषता होती है, बहुत ईजिली सबसे ट्रस्ट कर लेते हैं, बहुत ईजिली अपने सबको, सामने वाले को अपना सब कुछ मान बैठेंगे। फिर बाद में जब वो डिटैच होते हैं, तो फिर उनका मन टूटता भी बहुत जल्दी है। और जब टूटता है फिर वो जल्दी बनता भी नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए सब लोग कहते हैं ना कि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं सब कुछ, लेकिन कर्क राशि क्या है, काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि चौथे नंबर का स्वामी है, आपकी माँ का घर। और माँ का जो स्वभाव होता है कि माँ अपने बच्चों के लिए जितनी पॉजिटिव होती है, माँ जितनी सेंसिटिव भी होती है, कि माँ अगर सॉफ्ट है तो माँ बहुत कठोर भी हो जाती है। वही स्थिति कर्क राशि वालों आपकी भी बनी रहती है। इस साल आपको थोड़ा सा ना, आपको बिल्कुल अपने आप को बहुत संयमित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरे साल में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी जो आपको, आपके अंदर कुछ भय की स्थितियां उत्पन्न करें। क्योंकि यहाँ पे देखिए केतु भी हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसका स्वामी चंद्रमा है, तो वो भी आपको मन में कभी अज्ञात भय डालेंगे। लेकिन केतु आपके लिए यहाँ पे हैं बहुत अच्छे। अगर आप धार्मिक यात्राएं कर रहे हो, या भी जो भी आप जर्नी कर रहे हो, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हो, और कहीं भी रूट से जुड़े हुए कोई भी अपना काम कर रहे हो, आप किसी भी इंटीरियर डेकोरेशन की फील्ड में हो, आप किसी भी ऐसे फील्ड में जुड़े हो जिसमें मासिस से आप जुड़े हो, या जो भी जहाँ पे आप रूट से जुड़े हुए हो, या फिर बहुत ही माइक्रो चीज़ों से, सूक्ष्म चीज़ों से आप जुड़े हुए हो, तो वहाँ पे, या फिर किसी चीज़ का आप ऐसी स्टडी कर रहे हो जहाँ पे कि छोटी से छोटी चीज़ों पे आप ध्यान दे रहे हो, फिर ऑर्गेनाइजेशन का आपका अंग हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के, भले आप छोटे अंग हो, तो आपके लिए केतु जो है यहाँ पे बेनिफिट भी देगा। आपके सप्तम अपनी पंचम दृष्टि ये डालेगा आपके सप्तम घर में, फिर सप्तम दृष्टि आपकी डालेगा नवम भाव में, और फिर नवम दृष्टि गुरु में पे भी डालेगा जब अप्रैल के बाद। तो वहाँ पे भी आपके गुरु और केतु का एक योग बनता है, ध्वजा योग बनता है। केतु देखिए, अगर केतु रूट है तो केतु ध्वज भी है। तो कुछ लोग जो उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा संयमित कर लिया, तो हो सकता है वो अपनी ध्वजा या अपनी कीर्ति भी बजाएं। क्योंकि देखिए इमोशनल राशि भले ही होती है कर्क, लेकिन कहते हैं जिस दिन कर्क राशि का कोई व्यक्ति अपने इमोशंस पे कंट्रोल थोड़ा सा करना सीख लेता है, तो फिर उससे ज़्यादा बेहतर राशि भी क्यों नहीं होती। क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं, और दूसरे के दुख को भी अपना दुख समझने वाले ये लोग होते हैं। तो फिर निश्चित बात है कि ऐसे लोग बहुत ही, अगर कर्क राशि का कोई आप पुरुष देखे ना, तो आप बिना बिना किसी डाउट के आप उस पर ज़रूर आप उस पर बिलीव करना, क्योंकि बहुत ही होमली होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, और बहुत ऑनेस्ट होते हैं। वैसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन भी डिपेंड करते हैं, फिर भी राशि की विशेषताएं तो रहती ही रहती हैं व्यक्ति में, लग्न और राशि की विशेषताएं।
लग्न से तो फिर भी शरीर पता चलता है, राशि से आपका मन पता चलता है कि आप कैसी प्रवृत्ति के लोग हो। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा शनिदेव तो आपको बीच-बीच में आपके मन को थोड़ा-सा भटकाएँगे, बहुत ज़्यादा मेहनत कराएँगे। कभी-कभी आपको लगेगा कि बस छोड़ दूँ सब कुछ और छोड़ के अपनी जॉब हट जाऊँ। लेकिन क्योंकि केतु देख आपको कुछ भी करना है, पर अपनी जॉब में बहुत सोच समझ के परिवर्तन करना है और अपना पैसा किसी को भी अ, अनावश्यक रूप से नहीं देना है। जब तक कि कोई कोशिश करेगा कि बहुत कोई नीडी हो तब भले आप दे दो, लेकिन जनरली अपना पैसा आपको दूसरों को नहीं देना है और बहुत अपने आप को सेव करके चलना है, सेफ साइड में रखना है। पैसा भी ऐसे नहीं खर्च कर देना है कि मान लीजिए मेरे पास 50,000 रुपया है, तो मैंने 50 का 50 खर्च कर दिया। आप मान के चलिए कि बीच-बीच में आपको अगर रुकावट भी आए, तो इतना आप अपना बैलेंस बना के रखिए कि आप थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आए, तो आप उससे कोप अप कर सको। अप्रैल के बाद आपकी स्थिति यहाँ पे जब गुरु आ जाएँगे तो आपकी स्थिति में और ज़्यादा सुधार होगा, क्योंकि ये आपके लिए अच्छी स्थिति बनाए रखेंगे। देखिए, गुरु वर्ष प्रयत्न में गोचर करेंगे भरणी नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में। जिसमें भरणी नक्षत्र है शुक्र का नक्षत्र। शुक्र क्या है? शुक्र जो है आपकी राशि में आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है और शुक्र जो है आपके लाभ स्थान का स्वामी है। तो लाभेश और चतुर्थेश होकर अगर शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं से लाभ या गेन भी दिलाएंगे अप्रैल में और बहुत ही अच्छी स्थिति आपकी आ जाएगी। ये स्थिति और अच्छी जब हो जाएगी जबकि 31 मार्च से 24 अप्रैल शुक्र मीन राशि में गोचर करेंगे। तो भी आपको अच्छे हो सकता है कि आप नया भवन, वाहन, कुछ पैसा और आपको कुछ अच्छी चीज़ें गेन करो। अगर आप इंटीरियर डेकोरेशन में हो या फिर क्रिएटिव फील्ड में हो तो हो सकता है बहुत सारी आपकी क्रिएटिविटी लोगों के सामने आए और वो आपके लिए फेवर कर जाए। फिर जब अप्रैल से अगर यहाँ पे जब गुरु आएंगे, जब देखिए गुरु जब यहाँ पे रहेंगे आपके दसम स्थान में मार्च तक, अप्रैल तक, तो ये आपके द्वितीय घर को सेव करके रखेंगे, आपके चतुर्थ घर को सेव करके रखेंगे और आपकी नवम दृष्टि से आपके छठे घर में भी ये सेविंग ग्रेस बना के रखेंगे। तो और जब ये अप्रैल से के बाद मई में यहाँ पे गोचर करेंगे तो आपको और अच्छी आपकी स्थिति में जाएगी। फिर ये आपके तृतीय भाव आपकी यात्राएं, छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन, पड़ोस, ये सब चीज़ों को आपको बढ़ाएंगे। फिर आपकी सप्तम दृष्टि जो है आपके संतान भाव में डालेंगे, प्रेम भाव में डालेंगे, क्रिएटिविटी भाव में डालेंगे। तो इस समय अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे जो लोग, तो आप बहुत अच्छा इसमें आपको रिजल्ट आएगा और आप बहुत अच्छी उम्मीद आप कर सकते हो। पढ़ाई में लोगों का मन लगेगा, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो कुछ कंपटीशन दे रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल स्थिति यहाँ पे आ सकती है। कई लोग जो कर्क राशि की महिलाएं हैं वो कंसीव कर सकती हैं, हो सकता है उनके घर में कोई गुड न्यूज़ हो, तो कंसीव करने के लिए भी समय आपके लिए अच्छा समय है। फिर आपकी जो सप्तम दृष्टि, जिसकी नवम दृष्टि जाएगी आपके सप्तम भाव से, तो कर्क राशि वालों के लिए मई के बाद जो है विवाह का योग बनना शुरू हो जाएगा। कर्क लग्न में वैसे भी विवाह का योग बहुत कम बनता है, तो मई के बाद ये विवाह का योग बनना आपका शुरू हो जाएगा। तो जो लोग भी विवाह के इच्छुक हैं तो वो अपना कुछ उसमें अपने उस प्रोग्रेस को अपने आगे बढ़ा सकते हैं। तो गुरु आपके लिए निश्चित बात है सेविंग ग्रेस का काम कर रहा है। केतु भी आपके लिए नेगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ हस्त नक्षत्र में आपके वैसे तो उसका स्वामी चंद्रमा है। अगर किसी और लग्न का होता है, उसका स्वामी होता है, तो उसको बल प्रदान करता है, क्योंकि चंद्रमा फ्लक्चुएशन है, मन है। मन का विचलन करके बहुत कुछ आप अपना गंवा देते हो, लेकिन आपको बहुत ध्यान देनी है कि इस साल आप कोशिश कर लो कि अगर आप थोड़े से प्राणायाम, थोड़ी साधना और थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज को बढ़ाइए, ताकि अगर आपको कोई डिसीजन लेना हो तो आप थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज और थोड़ा शांत मन से करिएगा। और थोड़ा तब जब आप कुछ करोगे तो यही निगेटिव जो है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप जैसे इमोशंस में आके और आपने कोई डिसीजन लिया, मन के भय में आपने अपनी बड़ी एंग्जाइटी से बचने की कोशिश करिएगा। देखिए शनि का भी वर्षफल शनि आ रहा है और सैटर्न भी यहाँ पे अष्टम स्थान से गोचर कर, अष्टम स्थान का शनि जो है वो इनहेरिटेंस के लिए अच्छा है, आपकी आयु के लिए अच्छा है, लेकिन अकस्मात मानसिक परेशानियाँ, मानसिक चीज़ें, अकस्मात होने वाली घटनाएं भी देता है, वो आप नहीं रोक सकते हो। तो थोड़ा सा मान लीजिए कि भैया हम तो कैंसेरियन है तो हमें तो थोड़ा बहुत धोखा मिलता रहेगा, ओके,
इसको आप आगे बढ़िए, लेकिन आपको प्यार करने वाले भी लोग बहुत होते हैं, क्योंकि आप खुद इतना, आपके अंदर ना इतनी स्नेह भरा है, इतना इमोशंस भरा है कि अगर आप दूसरों को जो देते हो, हाँ देते 100% हो, वापस कितना आता है ये डिफरेंट बात है, लेकिन आप इतने ज़्यादा हो कि अगर आपने पॉजिटिव तरीके से अपने आप को लेने की कोशिश की, फिर आपको रोक भी नहीं पाएगा। तो कोशिश करिए कि एंग्जाइटी वगैरह जब भी आए तो आपको जो भी आपको समझ में आए, कुछ लोग जैसे मैं तो अपना पर्सनल बताऊँ, मुझे कभी भी एंग्जाइटी आती है तो मैं काम करने लग जाती हूँ, भले मैं अपने घर का ही काम कर रही होती है, मैंने अपने थोड़ा सा ही मतलब कुछ भी करूँगी तो मैं खाली उस समय बैठती नहीं हूँ। तो आप लोगों को चाहे जो भी लगे, चाहे आप म्यूजिक सुन के, चाहे आप ध्यान लगा के, चाहे आप भगवान की भक्ति करके, चाहे आप भजन गा के, चाहे आप दूसरों से बात करके, लेकिन एक बात याद रखिएगा कर्क राशि वालों, अपना रिमोट कभी दूसरों के हाथ में मत दीजिएगा, क्योंकि आपके इमोशंस का दूसरे लोग फायदा उठा जाते हैं। और आपके साथ भी, क्योंकि इस बार राहु आपके गोचर कर रहे हैं आपके नवम भाव में, तो आपको बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। देखिए, फिर अगर राहु देवता की बात करें तो वो जो है यहाँ रेवती का नक्षत्र में, जो कि बुध का नक्षत्र है, बुध आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, और बुध हैं आपके विदेश भाव के स्वामी हैं, व्यय भाव के स्वामी हैं। और बुध वर्ष की शुरुआत में ही आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो आपके इंटेलिजेंस में वृद्धि होगी। जो लोग विदेश से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, या उनसे है, या वहाँ से रिलेटेड कोई, उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव स्थिति है। यहाँ पे बैठा राहु वो वर्ष की शुरुआत में, यहाँ पे बुध बुध तो देखिए मंथली या 20-25 दिन का गोचर होता है, फिर ये पूरा मूव करेंगे, लेकिन वर्ष की शुरुआत में बुध और शुक्र दोनों साथ है, तो विद्या की स्थिति बनी हुई है, आपका विजन सही चल रहा है। फिर सूर्य मंगल छठे घर में बैठे हुए हैं, तो आपको शत्रुहंता योग का प्रबल निर्माण कर रहे हैं, कोई शत्रु तो टिक ही नहीं जा सकता। जैसे 2 क्रूर ग्रह अगर छठे स्थान में बैठे तो आपके सामने कोई टिकने वाला नहीं है, तो इसमें भी आप निश्चिंत रहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो राहु है देवता है, वो जो है रेवती में बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके साथ साथ ही आपके तृतीय घर को और आपके 12वें घर को दोनों एक्टिवेट करेंगे, तो आप एक्टिव बने रहोगे। लेकिन वहाँ का राहु कभी कभी ना आपको, जैसे कर्क राशि वाले बेसिकली बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन अगर आपको धर्म से थोड़ा सा हटाने की कोशिश करेगा, अगर आप बहुत ज़्यादा नियमित पूजा पाठ मेडिटेशन कर रहे थे, तो हो सकता है कि आपकी रूटीन में थोड़ा ब्रेक आए, आपके अंदर थोड़ा सा बिलीव उठने लगे, एक दो अगर आपने धोखे खा लिए तो आपको ईश्वर से विश्वास सा हटने लगे। तो यहाँ बैठा हुआ राहुल आपको वर्ष प्रयत्न ये चीज़ें करेगा, लेकिन आप हर स्थिति में डगमगाइएगा नहीं, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि ये आपके सामने ये स्थितियाँ क्यों आ रही। लेकिन जो लोग उच्च शिक्षा या फिर कोई आधुनिक भाषाएं सीख रहे हैं, भाषा ही नहीं, बहुत सारे कोर्स हैं, देखिए मैं सारे कोर्सों के बारे में जानती नहीं हूँ, और तो मुझे नहीं पता कि कौन सा कोर्स, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ, चूँकि राहु यहाँ बैठा है, तो राहु आधुनिक टेक्निक्स को बताता है, तो आधुनिक टेक्निक से रिलेटेड जितने कोर्स हैं हायर को एजुकेशन में, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, वो उसमें ज़्यादा अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। धर्म विरोधी यहाँ बनाता है, लेकिन अगर आप अपने बाकी स्थितियाँ प्लेसमेंट ठीक है, और आप अपने अगर धर्म विरोधी बना भी रहा है ना, तो आप कोशिश करिएगा कि अगर आप पब्लिक स्पीकर हो, आप कोई बड़े पद पे हो, या फिर तो आप कोई स्टेटमेंट ऐसा ना दो जिससे कि आपको आगे चल के किसी कंट्रोवर्सी में फंसे, आप किसी प्रॉब्लम में फंसे, बल्कि नई नई चीज़ों को सीखिए। इस साल का मूल मंत्र ही है लर्न लर्न लर्न, नई चीज़ों को लर्न करिए, अपनी स्किल डेवलपमेंट करिए, और निश्चित बात है कि अपनी और प्रगति की ओर आगे आप बढ़े। जितना आप स्किल्ड होते जाएंगे और जितना आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते जाएंगे, उतना ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और अय्या और केतु का भय आपको जो देखिए मन को प्रभावित कर देते हैं। कई हमारे भय ऐसे होते हैं, अगर अपने अपने सारे भयों को एक दिन नोट कर लीजिए, कई हमारे ऐसे भय होते हैं जिसका सामना हमें लाइफ में होता ही नहीं है, परंतु जो कि हमारे वो भय हमारे ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि वह एंग्जाइटी का रूप ले लेते हैं। बहुत सारे लोग मैं अपने देखती हूँ परिचितों में कि उनको, मैं यहाँ तक कि उनको मेंटल मतलब कहीं ना कहीं साइकेट्रिक से मिलने की ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ मेडिसिन भी लेने की ज़रूरत पड़ती है। आप कोशिश करिए कि आपका स्थिर वहाँ तक पहुँचे ही ना। तो आपको तो चूँकि आप कैंसेरियन हो, तो आपको बच्चों से भी प्यार है, आपको नेचर से भी प्यार है, आपको घर सजाने से भी प्यार है, आपको कुक करने से भी प्यार है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आपको अपने घर का कंफर्ट भी प्यारा है, तो आप तो इतने प्यारे हो कि आपको हर चीज़ से प्यार है। तो आप कोशिश करो कि जब एंग्जाइटी आए ना, तो सारे भय, ज़रूरी नहीं है कि सारे भयों का आधार हो। अगर 10 चीज़ें निगेटिव आ रही, सारी निगेटिव तो हमारे साथ होंगी नहीं।
बल्कि सोच सोच के हमने अपनी चीज़ों को और निगेटिव बना लेना है। तो बिल्कुल कोशिश करिए, क्योंकि अढ़ैया मन का भय और केतु का छत्र में आपको कुछ भी देगा पर भय के साथ देगा। जितना आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे उतना आपके फेवर में चीज़ें जाएंगी। पहली बात तो आप कोशिश करिएगा कि जो भी डिसीजन ले वो अपने ओन आप अपने दिमाग से लीजिए, कि खुद के दिमाग से लीजिए, और अपनी माता का आशीर्वाद आप हमेशा बना रखिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कोशिश करो कि अपनी माँ से चांदी का चौकोर सिक्का ले लो, उसको अपने पर्स में आप पड़े रहने दो। आप कुछ कोई भी हो, आप किसी जॉब में हो, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब वाले हो, आप हाउस वर्क, आपकी जिसकी भी माँ है उनसे ही कीजिए। अगर किसी भी दुर्भाग्यवश किसी की माँ नहीं है तो माँ सदस्य किसी महिला से आप ये ले सकते हो, कि माँ सदस्य किसी महिला के चरण छू के आप उनसे ये गिफ्ट ले सकते हो। अगर आपकी बड़ी बहन है वो भी माँ समान होती है, या फिर आपकी मौसी है, आपकी बुआ है, कोई भी, या फिर आप उसमें से भी कोई नहीं है, कोई ऐसी महिला आपकी लाइफ की जिसको आप माँ सदस्य सम्मान देते, तो उससे भी आप ये चीज़ें ले सकते हो। शिव उपासना शिव की शरण में जाइए, वो आपको एंग्जाइटी से निश्चित ही बचाएगा। और जितना कहते हैं ना कि गरागर जितना जितना आप जहर को आपको पीना है तो आपको उतना पानी भी आप पीजिए। तो आपको यही करना है कि अगर आप शंकर जी की शरण में जाइए और भोलेनाथ को आप जल अर्पण करिए। अगर इसको आपने रूटीन का पार्ट बना लिया तो मैं देखिए धीरे 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 करके आपके जीवन से विष जो है वो चला जाएगा। एंग्जाइटी से आप बचते चले जाओगे, और जहाँ आप एंग्जाइटी से बचे तो कोई बहुत विशेष प्रॉब्लम तो आपकी उसमें रहती ही नहीं है। अधिकतर प्रॉब्लम आपकी मन की रहती है, इसलिए मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ, खासकर कैंसेरियन वालों के लिए। अगर आपका अच्छे समय की मैं बात करूं तो 31 मार्च से 24 अप्रैल को शुक्र रहेंगे मीन राशि में, जहाँ पे ये उच्च के रहते हैं। राहु और शुक्र की भी मित्रता है, तो यहाँ पे ये भाव में आपकी वृद्धि करेंगे। और शुक्र यहाँ से आपके तृतीय भाव को भी देखेगा, तो भाग्य में वृद्धि होगा। जो लोग हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। वैसे तो ये बृहस्पति का घर है, बृहस्पति के घर में न राहु का काम है न शुक्र का काम है, लेकिन फिर भी दोनों की युति जो होती है वो अच्छी जाएगी। लेकिन ये दोनों राशि में किसके हैं? शुक्र का। देखिए वो राशि में भी क्या हुआ, अपने मित्र की राशि में वो नीच का हो जाता है 6 नंबर में, और 12 नंबर मीन राशि जो उनके शत्रु जिसको मानते हैं शुक्र, वहां पे वो उच्च के हो जाते हैं। क्योंकि शुक्र भी कहता है ना कि भोग विलास ठीक है, भोग विलास से मुझे मत लगाओ। अगर तुमने मुझे शुक्र के सौंदर्य को अगर अपने ज्ञान से जोड़ लिया तो शुक्र भी वही चाहता है। राहु भी है ना, राहु तो क्या है कि जिस भी जगह जाएगा वहां एक्सपेंशन करेगा, वहां वो विस्तार करेगा। वही बृहस्पति की भी टेंडेंसी, राहु की टेंडेंसी है कि जो काम आपका 4 महीने में हो रहा है वो सोचेगा कि आपका 1 महीने के अंदर हो जाए, 1 दिन में हो जाए, 1 घंटे में हो जाए। तो अगर जो लोग भी बड़े चीज़ों में, हायर एजुकेशन में चीज़ों में, तो जल्दी से जल्दी सोचेंगे एडमिशन हो जाए और वो शिक्षा वो ले ले, हो भी जाएगा, उससे उनको गेनिंग भी मिलेगी। तो राहु और शुक्र की युक्ति यहाँ पे ये आपके प्रभाव दिलाएगी। राहु की स्थिति लग्न में जा रही है, इसलिए बार बार कॉन्ट्राडिक्शन, अंतर विरोध, कॉन्फिडेंस की कमी, दुविधा, ये सब चीज़ें आएंगी। उससे आपको बहुत ज़्यादा बच के रहने की आवश्यकता है। सातवीं दृष्टि तो फिर यहाँ पर तो बढ़िया ही है, तृतीय स्थान पे आपको भाग दौड़ कराएगी, आपको परिक्रम कराएगी, और पंचम स्थान पे भी इसकी दृष्टि रहेगी। तो वैसे तो गुरु जब चले जाएंगे अप्रैल से तो सेविंग ग्रेस का काम करेगी। अप्रैल से पहले जिन लोगों ने अगर कंसीव किया तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का विशेष रूप से। फिर आप देखिए कि 1 मई से गुरु का गोचर हो जाएगा, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो आपके फेवर में ही जाएगा। फिर 5 फरवरी से 15 मार्च को जो मंगल जो है वो 7th हाउस में जाके रोचक योग बनाएंगे। यहाँ पे मांगलिक स्थिति भले बनाएंगे, लेकिन 10 का मंगल है, रोचक योग बनाएगा। चतुर्थ दृष्टि से अपने गुरु को देखेगा तो कार्य स्थान में भी अच्छी स्थिति लाएगा। सप्तम स्थिति से लग्न को देखेगा तो राहु भले आएगा लेकिन कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएगा, एनर्जी आपके अंदर बढ़ाएगी, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ी रहेगी बहुत अच्छे से। फिर आपकी 8वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देखेगा तो धन भाव के लिए भी वो अच्छी सिचुएशन आपकी क्रिएट करेंगे, क्योंकि मंगल आपके पंचम स्थान के स्वामी है और मंगल आपके दसम स्थान के, दोनों शुभ भाव के स्वामी हैं। तो ये मंगल जो है जगह को 2 बार ये रोचक योग बनाएंगे। एक तो जब ये सप्तम स्थान में जा रहे हैं अपने 10 मकर नगर में, तभी भी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। और फिर बनेगी 5 फरवरी से 15 मार्च तक, ये जब जाएंगे अ, ये सप्तम स्थान में जाएंगे। फिर 1 जून से 12 जुलाई से मंगल जो जाएंगे 10th हाउस में जाएंगे। 1 जून से
12 जुलाई में मंगल जाएंगे 10th हाउस, तो वो बहुत ज़्यादा रोचक योग बनाएंगे। और मंगल दशम स्थान में पहुंच के आपके कार्य स्थान में वृद्धि, तब तक गुरुदेव यहाँ रहेंगे। कार्य स्थान में आपकी वृद्धि, आपके वर्चस्व में वृद्धि, नई अपॉर्चुनिटी सब आएगी। जॉब को चेंज आपको तभी करना है जब आपको आपसे उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। सोच के समझ के, आवेश में नहीं, गुस्से में नहीं। कोई भी डिसीजन आप इस साल गांठ बांध लीजिए कि मैं कोई भी डिसीजन गुस्से में नहीं लूँगा या लूँगी। तो ये स्थिति आपके लिए वर्ष में अच्छी पड़ेगी। साल के जो लास्ट महीने हैं, जब ये साल के अंतिम 3 महीने जब गुरु वक्री होंगे, तो उसमें आप जब गुरु वक्री होंगे तो आपके उसका गुरु जब वक्री होता है तो चेष्टा बल बन जाता है, अपने पीछे के कर का भी रिजल्ट देता है। तो ये तो चलो ठीक है स्थिति है। वहाँ पे आपको थोड़ा-सा हल्का-सा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और जब आपको उससे भी ज़्यादा आपको प्रिकॉशन तब लेनी पड़ेगी जब शनि बृहस्पति के नक्षत्र में, तो ठीक है। जब शनि राहु के नक्षत्र में देंगे तो दोनों घरों को आपको एक्टिव करेंगे, जिसमें कि आपको कोई भी रिलीजन से संबंधित भड़काऊ स्टेटमेंट आपको नहीं देना है। तो आपके लिए 3 चीज़ें हैं: अपने आप पे संयम रखना, आवेश में कोई डिसीजन न लेना, शिव की शरण में जाना, प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज को अपने ज़्यादा बढ़ाना, और इसके साथ ही साथ आप राहु की शांति के लिए गरीबों को थोड़ा सा दान दे सकते हो या चीज़ें कर सकते हो, और लर्न करते रहना नई नई चीज़ें, एंग्जाइटी से बचते रहना। इस साल इसी चीज़ के साथ मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ अपने कर्क राशि के मित्रों को, कि आपका साल बहुत अच्छा बीते। साल भर में आप मुझे भी मोटिवेट करते रहिए और अपने आप होते रहिए। और मैं भी कुछ कर्क राशि की ही हूँ, तो मैं अपने लिए भी विश करती हूँ कि मेरा साल बहुत ही अच्छा बीते। और आप सभी को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके कोई सजेशन होंगे या कोई भी बात होगी तो आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में इसका लिखिएगा। थैंक यू।